हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसे टॉपिक जो कि अभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम जो मेंस है, मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है। तो इसमें जो एसे है, जिसको हम लोग कहते हैं निबंध, इसका महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है क्योंकि ऑप्शनल को हटा दिया गया है। और इसकी भूमिका अभी जो है 300 मार्क्स की है। तो 300 मार्क्स यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी एक मार्जिन पैदा कर सकती है। ऐसे के हर पहलू को आपको समझना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे में गलती करेंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे के लिए अभी से इस पर वर्कआउट करना शुरू करें। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ऐसे जब राइटिंग करते हैं, जब आप मेंस के लिए ऐसे लिख रहे हैं, तो उस समय कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इससे संबंधित और भी कई दो तीन चार वीडियो और भी आएंगे जो कि ऐसे से संबंधित आपको गाइड किया जाएगा। तो ऐसे को आप इसको लाइटली नहीं लेंगे और ऐसा नहीं समझेंगे कि आपको पहले से पढ़ा हुआ है या कुछ भी आएगा उसको लिख देंगे। ऐसे पे आपको बहुत लंबा लेख लिखना होगा, शॉर्टकट में नहीं लिखना होगा, बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड करना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि 300 मार्क्स आपको दे रही है, 300 मार्क्स यानी बहुत बड़ी मार्क्स हो गई, क्योंकि 300 प्लस 300 हो गया जीएस, 600 हो गया, और 300 हो गया हमारा ऐसे, यानी टोटल हमारा 900 होगा मेंस के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसकी जो भूमिका है और उसी अनुसार हम लोग इसको अगर तैयारी करते हैं तो हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट स्टेप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि अगर हम लोग अच्छा से उस स्टेप्स पर ध्यान देते हैं तो हम लोग काफ़ी अच्छा और प्रभावी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है चूज टॉपिक केयरफुली। जब भी आप मेंस राइटिंग लिखते हैं, आपके पास जो भी 5 6 7 जो भी ऐसे का जो लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट को आप समझिए। उस लिस्ट को आप कई बार उसको थिंक कीजिए, सोचिए, और उसके बाद में आप एनालिसिस करके निकालिए कि उन सारे टॉपिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक है जिसपे कि आप बेस्ट हैं। मतलब बेस्ट किसमें, उन सारे टॉपिक्स में जो आप टॉपिक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उस टॉपिक को आप केयरफुली सिलेक्ट करें। आपका आधा प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाता है। अगर आप टॉपिक को केयरफुली और इफेक्टिवली चुन लेते हैं तो निबंध का आपका बहुत सारा पहलू ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला चीज आपको यही ध्यान रखना है कि टॉपिक को केयरफुली चुनना है। दूसरा है थिंक अबाउट टॉपिक्स विथ सफिशिएंट टाइम। जब आप टॉपिक चुन लेते हैं तो उसको लेकर कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि चलो टॉपिक चुन लिया, अब जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं, समय की कमी है। दरअसल आपके पास टाइम सफिशिएंट रहेगा। टाइम आपको 60 × 3 यानी 3 घंटा का मिल रहा है, यानी 180 मिनट का आपको समय मिल रहा है। तो आपके पास काफ़ी सफिशियंट टाइम रहेगा। डिपेंड करता है कि आप जो उसमें कंटेंट देते हैं या फिर उतनी सारी चीज़ों को आप कैसे एट दैट मोमेंट आप रिलेट कर पाएंगे या रिकॉल कर पाएंगे। तो आप इसके लिए एकदम 15 मिनट 20 मिनट आप इस पर समय लें, उस पर सोचें कि टॉपिक के हर एक पहलू पे कि हाँ, इस तरह का इसका बॉडी होगा, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का ये चीज़ होगा, इसमें ये कोटेशन हमको डालना चाहिए, ये पॉइंट इस तरह से होना चाहिए। मतलब यू हैव टू थिंक विथ सफिशियंट टाइम। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान देने की जरूरत है वो है मेक स्ट्रक्चर फॉर एन एसे बिफोर राइटिंग योर आंसर। जब भी आप आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करें। स्ट्रक्चर आप कैसे फॉर्मेट करेंगे इसके बारे में हम लोग आगे लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक को केयरफुली चुनें। दूसरा है कि जो टॉपिक चुने हैं उस पर केयरफुली आप यानी काफ़ी सफिशियंट टाइम दें ताकि उस टॉपिक को आप समझ सके सारे पहलू पे। तीसरा है अब उस पर आप उसके स्ट्रक्चरिंग शुरू कर दें, कि हमको दिमाग में एक स्ट्रक्चरिंग शुरू कर दें कि इसका इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, टॉपिक इस तरह से हम स्टार्ट इनिशिएट हम इस तरह से करेंगे, उसके बाद में बॉडी पार्ट में हम ये लिखेंगे, कुछ इसमें कोटेशंस डालेंगे, कुछ इसमें निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी डालेंगे, और लास्ट में हम लोग इसको कंक्लूजन डालेंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट आप डिजाइन कर लीजिए। तो ठीक है, मेक स्ट्रक्चर। चौथा हो गया डोंट राइट प्रोवोकेटिव इन राइटिंग। जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो कभी भी आप इमोशनल होके नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि भावुक होकर किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बुरा है तो पूरा लिखना शुरू कर दी कि बहुत बुरा है ये चीज़, ये सिस्टम बहुत बुरा है, ये गवर्नमेंट बहुत बुरी है, या फिर जो इंसान है वो बहुत बुरा है। कभी भी
आप प्रोवोकेटिव मतलब इस तरह से उत्तेजक टाइप से आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा जो आप लिखें बिल्कुल सहज, और आप ऐसा लिखें कि एक आप रिस्पेक्टफुली अपनी बातों को रख रहे हैं, अपना जो पक्ष है एक सामने वाले के सामने रख रहे हैं, सामने वाले को भी बता दें कि आप में ये कमियां हैं, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको एक टर्म जो है प्रोवोकेटिव, इस तरह का कोई भी शब्द या कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस नहीं लिखना है। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें आप कुछ कोटेशन वगैरह डालिए। कोटेशन, आप कुछ भी उससे रिलेटेड किताब पढ़े हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़े विद्वान कुछ लिखा है, कुछ बोला है उसके बारे में, या फिर गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में कुछ कहती है, या फिर जो हमारा संविधान क्या कहता है, या फिर कुछ और चीज से कहीं से भी कुछ कोट ऐसा लीजिए जो कि उस एसे को काफी ज्यादा उसको इफेक्टिव करे, उसको प्रभावी करे, मतलब उसका एक वेट बढ़ जाए एसे में कि चलो भी ये लिखा है। आप हिंदी में कुछ उदाहरण, दोहा, कुछ कविता लिख सकते हैं, बिल्कुल उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो उससे बिल्कुल रिलेट करे, उससे मैच करे। तो उस समय का जो कुछ कोट्स है वो भी आप रिलेट करें। और जो सिक्स्थ पॉइंट है, नेवर डिविएट फ्रॉम मेन टॉपिक्स। जो आप टॉपिक डिसाइड किए हैं उस टॉपिक से आप डिविएट नहीं करें। डिविएट नहीं करने के लिए उसका बेहतर फॉर्म होता है कि आप उस पर सफिशिएंट समय दें, सोचें और एक फॉर्मेट बना लें, तभी जाके आप उस पर टॉपिक से डेविएट नहीं करेंगे। तो ये अगर 6 पॉइंट अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप अच्छा से जो एसे राइटिंग है उसको आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।